गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आज 28 सितंबर 2023 है। तो आइए देखते हैं आज कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमें कवर करने हैं। कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज हमारे सामने है, जिसमें इंडिया की एजिंग रिपोर्ट द हिंदू में और आफ्स्पा जो मणिपुर में एक्सटेंड किया गया है वो तो फ्रंट पेज पर अवेलेबल है। तो इसके पहले ये जो बाकी के आर्टिकल्स हैं हम इनको भी कवर करें। आइए एक निगाह डालते हैं कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने हेडलाइंस में क्या छापा है। द हिंदू ने यहाँ पर पहले तो सबसे फ्रंट पर यह छापा हुआ है कि जयशंकर जी ने जो अपनी स्पीच दी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बाहर, मीडिया रिपोर्ट्स में जो उनसे क्वेश्चंस रेज किए गए कनाडा के मुद्दे पर, उसे कैसे रिस्पॉन्ड किया गया। बिल्कुल सेम न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने भी फ्रंट पेज पर कवर किया हुआ है। द हिंदू कहता है कि यहां पर जयशंकर जी बताते हैं कि किसी की फॉरेन सॉइल पर जाके किसी को मारना ये इंडिया की पॉलिसी नहीं है, जबकि इंडियन एक्सप्रेस ने इसे कुछ इस तरीके से फ्रेम किया है कि इंडिया ने कनाडा को यह बताया कि यह गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, हमने सेपरेटिस्ट निज्जर को कनाडा में जाके नहीं मारा है। अब यहां पर उनसे मल्टीपल टाइम में क्वेश्चन पूछा जा रहा था। एक जर्नलिस्ट तो बहुत स्पेसिफिक होकर क्वेश्चन पूछ रही थी कि जो फाइव आइज का ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, फाइव आइज के बारे में मैंने आपको बताया था। फाइव आइज एक्चुअली में 5 कंट्रीज की सिक्योरिटी एजेंसीज का एक ग्रुप है, जिसमें यूएस कनाडा के अलावा कौन है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन, ये सारे शामिल हैं। ये 5 देशों की सिक्योरिटी एजेंसीज मिलकर फाइव आइज बनाती हैं। तो उनसे पूछा गया कि फाइव आइज का ये कहना है कि इंडिया ने निज्जर को वहां पे कनाडा में मार दिया, यूएस ने एडवाइजरी जारी की कि जो सिख लीडर है यूएस में, उनकी जान को भी खतरा है, तो आप बताइए। तो जयशंकर जी ने बड़ा सटल होकर आंसर किया। उन्होंने कहा कि देखो, इंडिया फाइव आइज का पार्ट नहीं है, तो आप एक्चुअली में ये सवाल गलत जगह पर गलत लीडर से पूछ रहे हो, ठीक है। तो यहां पर कनाडा का ये जो पूरा मामला है ये काफी हाईलाइटेड है। उनसे क्वेश्चंस जब पूछे जा रहे थे तो उन्होंने साफ किया कि इंडिया की ये पॉलिसी नहीं है कि हम किसी और के देश में जाएं और किसी को मार दें। जो जर्नलिस्ट थे बहुत स्पेसिफिक होकर पूछने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ या ना में जवाब दीजिए, तो वहां पे उन्हें इंटरवीन किया गया कि इतना स्पेसिफिक नहीं हुआ जाता जब सामने वाला पर्सन बिल्कुल साफ साफ जवाब दे ही रहा है। यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया इंडिया के द्वारा कि जो कनाडा है वो एक सेफ हेवन बन चुका है, वहां पे जो सेपरेटिस्ट हैं उन्हें काफी आराम से जगह मिल जाती है रहने को। इंडिया ने कई बार एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट भी भेजी हुई है, लेकिन कनाडा उसे एक्सेप्ट नहीं करता और बार बार डिनाई कर देता है। तो कनाडा को अपनी इस पॉलिसी में बदलाव लाना होगा। तो ये तो पूरा मामला जो जयशंकर जी की स्पीच रही, जो उनका आंसर रहा, उसके बारे में है, जो कि फ्रंट पेज पर है, बिल्कुल हेडलाइंस के फॉर्म में। यहां पर देखिए द हिंदू में फ्रंट पेज पर ही ये बताया गया है कि मणिपुर में अभी सरकार ने जो आफ्स्पा है उसे 6 महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया है। 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्हें अभी इसके बाहर रखा गया है, जहां पर सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल है। अभी कल ही हम लोग एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेलेरेट होने दिया मणिपुर के इस पूरे क्राइसिस को, और हमने उसका पूरा बैकग्राउंड डिस्कस किया था। आज हम चर्चा करेंगे आफ्स्पा के बारे में। तो आफ्स्पा के ऊपर तो हम ये पूरा आर्टिकल अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, हम इसे भी देखेंगे। तभी देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ और आई हुई है कि मुखर्जी नगर की जो पीजी फैसिलिटी है वहाँ पे कल शाम को आग लग गई, जहाँ पे 35 बच्चियों को मुश्किल से निकाला गया। जो फायर रेस्क्यू ऑपरेशन के मेंबर्स थे उनके द्वारा, जो पीजी था जिसमें छोटे छोटे डिब्बे जैसे कमरे होते हैं, वहाँ पर बहुत कम स्पेस में जो गर्ल्स होती हैं, इवन बॉयज़, अगर वो बॉयज़ हॉस्टल है तो वो बच्चे वहाँ पे रह के यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। उनके लिए फैसिलिटीज़ कुछ खास अवेलेबल नहीं होती, बस रहने को जैसे तैसे एक कमरा मिल जाए, यही बड़ी बात होती है। और यही शायद यूपीएससी का जोश है, एनर्जी है, या आप ऐसे एटमॉस्फेयर में भी आराम से प्रिपरेशन कर लेते हैं। लेकिन जैसे मुखर्जी नगर निशाने पर है इस फायर एक्सीडेंट के, कुछ समय पहले यूपीएससी की एक बहुत ही फेमस कोचिंग में आग लग गई थी, जहां पर बड़ी मुश्किल से बच्चों को निकाला जा सका था। लगभग 65-70 बच्चे उस पूरे इंसिडेंट में घायल हो गए थे। उस घटना को तो अभी भुला भी नहीं पाए थे सभी लोग, जहां लगातार फायर सेफ्टी नोटिस जारी किए जा रहे थे। और अभी एक दिन पहले की बात है, जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं उन्होंने फायर सेफ्टी को चेक करना शुरू किया था कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में, और तब तक ये घटना एक पीजी में घट जाती है। जो पीजी के ओनर हैं उनके खिलाफ ऑफकोर्स कार्रवाई की जाएगी। बट यहाँ पर देखिए, पीजी वगैरह बहुत कम स्पेस में बनाए जाते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाने के चक्कर में इस तरीके के कमरों को बिल्ड कर देते हैं। वहाँ पे एक एंट्रेंस होता है, फायर के जो भी इंतज़ामात होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ऐसी कंडीशन में इस तरीके के जो पीजी होते हैं वो फायर एक्सीडेंट के लिए बड़े वल्नरेबल हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे पीजी ऐसे हैं और बच्चे वहाँ आके प्रिपरेशन नहीं कर सकते। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में, जो कि यूपीएससी का हब माना जाता है, प्रिपरेशन कर ही रहे हैं,
ठीक है। और सारे पीजीज की फैसिलिटीज़ ख़राब भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस तरीके की जो न्यूज़ है वो पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को डिस्करेज करे कि वो यहाँ पे आके दिल्ली में रह के प्रिपरेशन नहीं कर सकते। बहुत सारे पीजीज हैं जो बहुत अच्छी कंडीशन में है। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब भी पीजी वगैरह आप ले रहे हैं ये देख लें कि वो थोड़ा ओपन स्पेस वाला है या नहीं है। एट द सेम टाइम वहाँ पे फायर के इनफ इंतजामात हैं या नहीं है, ये आपको इंडिविजुअल लेवल पे भी चेक करना होगा, बिकॉज आप ये जो पीजी ओनर्स हैं उन पर रिलाई नहीं कर सकते। तो ये तो पूरी न्यूज़ रही, और मैं सिंपली ये कहूँगा कि जो फायर एक्सीडेंट है उनके निशाने पर है राइट नाउ मुखर्जी नगर, जहाँ एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आग लगती है, दूसरी ओर पीजीज में। यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, और सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है, कहीं पर वो पीजी ले रहे हों या फिर इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर रहे हों। तो ये न्यूज़ काफ़ी हाईलाइटेड रही है, जिसे द हिंदू ने कवर किया। अब देखिए यहाँ पर एक जो न्यूज़ है वो इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन के बारे में है। ये आपको पेज नंबर 12 पे मिलेगा। पेज 12 पर ये न्यूज़ है कि इंडिया की जो एजिंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। UNFPA की एक रिपोर्ट ऐसा बताती है, और जल्दी ही इंडिया की जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो बच्चों की पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएगी। तो इसके ऊपर हम एकदम डिटेल से एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट चलिए हम शुरुआत इसी आर्टिकल के साथ करते हैं, एंड दैट इज इंडियाज एजिंग रिपोर्ट 2023। अभी हाल ही में UN पॉपुलेशन फंड और IIPS की एक रिपोर्ट आई है जहां पर यह बताया गया कि इंडिया की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका मतलब ये केवल नहीं है कि यहाँ पे जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। इसमें कुछ और स्पेसिफिकेशंस देखे जा रहे हैं, जैसे कि जो पॉपुलेशन एल्डरली हो रही है यानी कि बुजुर्ग हो रही है, उस पॉपुलेशन का फेमिनाइजेशन भी हो रहा है, यानी कि ये बुजुर्ग होने वाली जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो विमेन की है। एट द सेम टाइम ऑफकोर्स उनकी संख्या ज़्यादा है, रूरलाइजेशन भी हो रहा है। ये जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर गाँवों में रह रही है। कई सारे लोग तो अपनी पूरी लाइफ शहरों में बिता देते हैं, लेकिन अपने आखिरी समय में वो गांवों में जाके रहना पसंद करते हैं। ये भी इसका एक कारण हो सकता है। तो मामला ये है कि अगर जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो ज़्यादा विमेन की है और वो ज़्यादा रूरल एरिया में रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इसी रेफरेंस में अपनी पॉलिसीज़ को फ्रेम करना चाहिए। बात करते हैं UNFPA के बारे में, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, और फिर रिपोर्ट में क्या कहा गया है इस पर भी ध्यान से बात करेंगे। देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक सब्सिडरी आर्गन है UNFPA, और इसका पूरा मैंडेट कि ये काम कैसे करेंगे इकोसॉक डिसाइड करता है, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसे 1967 में एक ट्रस्ट फंड की तरह तैयार किया गया था, जिसका काम था एजिंग पॉपुलेशन को असिस्ट करना, उनके बारे में इवैल्यूएशंस करना, और इस बॉडी ने 1969 ऑनवर्ड्स काम करना शुरू किया। 1987 में उसका नाम, इस पूरी बॉडी का नाम UNFPA का बदल दिया गया, और अब इसका नाम रख दिया गया है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। लेकिन इसका जो पुराना एब्रिविएशन था यानी कि शॉर्ट फॉर्म, उसे हम आज भी यूज करते हैं, एंड दैट इज UNFPA। जब इसका नाम UNFPA हुआ करता था तब इसका फुल फॉर्म था यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, लेकिन हमने नाम तो बदल दिया, एब्रिविएशन पुराना वाला अभी भी यूज कर रहे हैं। UNFPA का काम ये होता है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है हेल्थ के, एजुकेशन के, जेंडर इक्वलिटी के, उनको टैकल करने में कंट्रीज की मदद करे। अब यहाँ पर देखिए जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या बताया गया है। एल्डरली पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो बहुत ही तेजी से एक्सपेंड कर रही है, और हो सकता है कि ये 2050 तक जो बच्चों की पॉपुलेशन है इंडिया में उसको क्रॉस कर जाए, और हो सकता है कि 2100 आने तक जो टोटल पॉपुलेशन है एल्डर लोगों की इंडिया में, वो इंडिया की पॉपुलेशन का 36% हो जाए। जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में एडोलेसेंट की, वो आपको इंडिया में मिलेगी। यंगर जनरेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और एल्डरली पॉपुलेशन, बुजुर्ग लोग जिन्हें हम 60 साल या उससे अधिक लोगों के रूप में काउंट करते हैं, उनकी संख्या जो वर्तमान में अभी 10.1% है, 2021 का ये डेटा बताया गया है, वो 2036 तक 15% हो जाएगी, और हो सकता है 2050 तक 20.8%। और 20.8% का आंकड़ा अगर इसने अराउंड अचीव किया तो ये बच्चों की पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएगा। ज़्यादातर स्टेट्स जो आपको साउथ इंडिया में मिलेंगे या फिर नॉर्थ में मिलेंगे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यहाँ पर आपको एल्डरली पॉपुलेशन की संख्या ज़्यादा मिलेगी 2021 के एवरेज की तुलना में। बिहार और उत्तर प्रदेश में जहाँ 100 बच्चों के ऊपर 39 एल्डर लोग हैं, वहीं जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो लोग काम कर सकते हैं, जिनकी उम्र 59 के नीचे है, उनके कंपैरिजन में उनकी 100 की पॉपुलेशन के ऊपर 16 एल्डरली लोग हैं। तो इंडिया एजिंग रिपोर्ट इस बारे में जानकारी देती है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। द हिंदू पर फ्रंट पेज पर ये जो पूरा आर्टिकल दिया हुआ है कि मणिपुर में अभी आफ्स्पा को एक्सटेंड कर दिया गया है अगले 6 महीनों के लिए। तो आइए अब इस आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मणिपुर की सरकार ने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ 1958 को 6 महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया है, और ये मणिपुर में 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स अप्लाई हो जाएगा। हमने देखा कि मई के फर्स्ट वीक से ही मणिपुर में
मेतीस और कुकीज नाम की दो ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में एक रिफ्ट चल रहा है, वायलेंस हुआ जिसमें 60 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इनिशियल तो मामला यही रहा कि जो मेतीस थे, जो मेजोरिटी में हैं, उन्हें एसटी स्टेटस देने का गवर्नमेंट प्लान कर रही थी और इस बात का कुकीज ने विरोध किया। कुकीज जो कि क्रिश्चियन डोमिनेंट एक कम्युनिटी है और मेतीस जो हिंदुइज्म में वैष्णविज्म को फॉलो करने वाली कम्युनिटीज हैं, ये आमने सामने आ गई और वहीं पर एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई जहां पे दो विमेन को परेड किया गया विदाउट क्लोथ्स। और ये भी कहा जा रहा था कि ये तो एक इंसिडेंट है जो हाईलाइट हो गया, ऐसे कई सारी घटनाएं वहां पे घटित हुई। सरकार ने अभी फाइनली प्लान किया है कि वो आफ्सपा लगा देंगे जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत एक्सेसिव पावर मिल जाती है। वो किसी को सस्पिशन के बेसिस पे गिरफ्तार कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं और अगर उन्हें खतरा महसूस हो तो वो किसी की प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं और गोली मारने के आदेश भी होते हैं। बहुत ही सख्त कानून है और अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें देखिए किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है और जैसे ही वो एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है वो आफ्सपा के एम्बिट में आ जाता है। तो 2004 से ही आफ्सपा को इंप्लीमेंट किया गया था मणिपुर में, लेकिन अप्रैल 2022 में आफ्सपा को 15 पुलिस स्टेशन से रिमूव कर दिया गया और उसके बाद कुछ और एरियाज में से भी आफ्सपा धीमे धीमे मणिपुर से रिमूव किया जा रहा था। तभी ये पूरा माहौल बिगड़ चुका है और अभी की न्यूज़ ये है कि 19 पुलिस स्टेशन को छोड़ दिया जाए तो बाकी के मणिपुर के हिस्से को आफ्सपा के एम्बिट में ले लिया गया है और अब यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस एक्टिव हो जाएंगी। यहाँ पे बात कर लेते हैं आफ्सपा के बारे में थोड़ा, यानी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ये देखिए ओरिजिनल फॉर्म में ब्रिटिशर्स ने तैयार किया था 1942 में, जब इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन रेज किया था। तब इसका इस्तेमाल इंडियन रिवोल्यूशनरीज को पकड़ने के लिए किया जाता था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को ऐसा लगा कि ऐसे किसी कानून की ज़रूरत तो हमें भी पड़ सकती है। इसी रेफरेंस में हमने इस कानून को फिर से नोटिफाई किया 1958 में और 1958 में हमने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के नाम से इसे वापस से इनेक्ट कर दिया, जिसके तहत आर्म फोर्सेस के लोगों को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाती है और उन्हें काफ़ी इम्यूनिटी भी होती है कि अगर उन्होंने किसी को अरेस्ट किया हुआ है, डिटेन किया हुआ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, स्पेसिफिकली इन डिस्टर्ब्ड एरिया ना। जब ये एक्ट इन्फोर्स हुआ तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर इसे इंप्लीमेंट किया गया बिकॉज वहां पर काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज चल रही थी। वर्तमान में जो आफ्सपा है वो जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अभी एक यूटी बन चुका है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में एप्लीकेबल है। कई बार सिंपल क्वेश्चन यही आ जाता है कि कहां कहां आफ्सपा लगाया गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट के बारे में है। हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 4th एडिशन जो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड का रहा उसे रिलीज किया। जो आइजैक ये अवार्ड है स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसे डील करता है और ये अवार्ड 2018 से ही दिया जा रहा है। बेस्ट स्मार्ट सिटी और टॉप स्टेट का दर्जा स्मार्ट सिटी में देखो इंदौर और टॉप स्टेट में मध्य प्रदेश अपनी टॉप पोजीशन मेंटेन करके रखते हैं। कोयम्बटूर को पहला प्राइज मिला है बिल्ट एनवायरमेंट कैटेगरी में और ये जो पूरा जोनल स्मार्ट सिटी अवार्ड है वो भी उन्हें ही जाता है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इन सिटीज़ का। अगर कभी क्वेश्चन आता है बी रेडी फॉर दैट। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के बारे में बात करते हैं। सरकार ने 2015 में 100 स्मार्ट सिटीज़ को तैयार करने के लिए मिशन तैयार किया। ऑब्जेक्टिव ये था कि जो स्मार्ट सिटीज़ होंगी वहाँ पे जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो बहुत ही बेहतर होंगी, इफ़िशिएंट होंगी और इसके ज़रिए हम यहाँ के लोगों की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेंगे और म्यूनिसिपल सर्विसेज की एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। आईसीटी का इस्तेमाल किया जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का लिवेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी को हम इन्हेंस करेंगे और इसके ज़रिए हम अपने SDGs को यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी पूरा कर पाएंगे। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो चाइना फिलीपींस टसल के बारे में है। एक बार फिर से एक नई कंट्रोवर्सी आई है। देखिए साउथ चाइना सी के ऊपर तो चाइना आंखें दिखाता रहता है और वो आसपास की कंट्रीज़ के राइट्स को इन्फ्रिंज करता है। साउथ चाइना सी में एक छोटा सा हिस्सा है स्कारबोरो शोआल। जो स्कारबोरो शोआल का पूरा हिस्सा है वहाँ पर चाइना ने एक बैरिकेड लगा दिया, एक फ्लोटिंग बैरियर, और उसके बाद उन्होंने फिलीपींस के जो भी सेलर्स थे वहाँ जाने से उनको रोक दिया। फिलीपींस भी थोड़ा नाराज़ हो गया और उसने जाके उन फ्लोटिंग बैरियर्स को काट दिया और उसके बाद से ही दोनों के बीच में जो तनातनी है वो बिल्कुल बढ़ गई है। और इस मामले को लेकर जो विवाद है दोनों देशों के बीच में वो तो 2012 से ही चल रहा है। सबसे पहले तो इस विवाद की लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। आप देखो इस मैप को, यहाँ पर देखो ये है, ये पूरा साउथ चाइना सी का पूरा हिस्सा है, ठीक है। ये चाइना है, ये रेड कलर में चाइना दिख रहा है आपको और ये चाइना आपको रेड कलर में दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखो पार्सल आइलैंड्स हैं, ये 9 डैश लाइन दिखाई गई है। क्या है अभी मैं बताता हूँ। ये है स्कारबोरो शोआल। जो स्कारबोरो शोआल है वो एक्चुअली में एक
लगून लेक है। लगून लेक का मतलब ये है कि ये तीन तरफ से ऐसे घिरा हुआ है और एक तरफ इसका एक मुहाना केवल खुला हुआ है। आप इसे एक आइलैंड भी कह सकते हो क्योंकि यहाँ पर जमीन है लैंड करने के लिए। अब फिलीपींस के जो मछुआरे हैं वो यहाँ से एंटर करते हैं, यहाँ पे खूब सारी मछलियाँ मिलती हैं और चाइना इसको क्लेम करता है। तो उन लोगों ने 300 मीटर का एक बैरियर यही रास्ते पे लगा दिया कि हम आपको इसमें नहीं जाने देंगे। और वो बैरियर कुछ ऐसा दिखता था, वो फ्लोटिंग बैरियर जिसमें ऐसे ऐसे फुटबॉल साइज की कुछ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट रहेंगे और उसे चीन से बांध दिया गया और ये रास्ता उन्होंने ब्लॉक कर दिया। जब उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया तो फिलीपींस ने बड़ी नाराजगी जताई और फिलीपींस ने किया क्या कि फिलीपींस में जाके वहां पे इन बैरियर्स को काट के तोड़ के अलग कर दिया। अब इससे चाइना बड़ा नाराज हो गया। अब आखिर फिलीपींस इतनी हिम्मत दिखा क्यों पा रहा है कि वो जाके चाइना के द्वारा लगाए गए बैरियर्स को आराम से काट दे रहा है? इसके पीछे एक कारण यह है कि फिलीपींस और यूएसए के बीच में एक पैक्ट, एक ट्रीटी साइन हो चुकी है जिसमें यूएसए ने सिक्योरिटी गारंटी दे रखी है फिलीपींस को अगेंस्ट चाइना। इसका मतलब साफ है कि अगर फिलीपींस के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन लिया जाता है इस पूरे मामले के ऊपर तो हो सकता है कि यहां पर यूएस की एंट्री हो और ये वॉर एक्सलेट हो जाए। तो चाइना इतना रिस्क तो नहीं लेना चाहेगा, वो भले ही फिलीपींस को आंख दिखा ले लेकिन वो यूएसए के खिलाफ इतनी आसानी से नहीं जाएगा और इस पूरे मामले में यूएसए की साफ एंट्री हो सकती है। साउथ चाइना सी की बात करते हैं। साउथ चाइना सी चाइनीज मेनलैंड के साउथ में लोकेटेड है और वहीं से अपना नाम डिराइव करता है। इसके आसपास ब्रुनेई, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम है। ये कंट्रीज आपस में इस पूरे सी रीजन को लेकर लड़ती रहती हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं। 9 डैश लाइन की बात करते हैं। 1940s के दौर में चाइना ने अपने मन से ही एक 9 डैश लाइन साउथ चाइना सी में खींच दी। अब ये लाइन कुछ ऐसी दिखती है। उन्होंने यहाँ पे 9 डैश बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश उन्होंने बना दिए और इसके जरिए उन्होंने पूरा साउथ चाइना सी दिखा दिया कि ये तो हमारा है। अब इसके आसपास के देश कहाँ जाएंगे भाई, सारा आप ही लोगे क्या? तो 9 डैश इन्होंने लगा दिए। अब हर किसी कैसे, अब हर कोई ऐसे डैश बना देगा तो कैसे काम चलेगा? तो जो 9 डैश लाइन है वो हिस्टोरिकल डिमार्केशन है और चाइना इसे अपनी मैप पे लगा के इस पूरे एरिया को क्लेम करता है। चाइना इस लिहाज से 90% साउथ चाइना सी बताता है कि ये उसी का है। अब देखो ये एक यू शेप का पूरा हिस्सा है, यू शेप में है ये, और इसको चाइना ऑक्यूपाई करने के चक्कर में रहता है। यहाँ पे दो कंट्रोवर्शियल आइलैंड्स हैं, दोज आर पार्सल्स एंड स्पार्टलीज। देखिए ये है पार्सल आइलैंड और ये है स्पार्टली आइलैंड, इनके ऊपर भी वो क्लेम करता है। लेकिन इन आइलैंड्स के ऊपर और भी कई सारे देश हैं जिनका अपना डिमांड है, अपना क्लेम है। जो पार्सल आइलैंड है उसे चाइना, ताइवान, वियतनाम क्लेम करते हैं। जो स्पार्टली आइलैंड है उसे चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई और फिलीपींस क्लेम करते हैं। और स्कारबोरो शोआल, इसे फिलीपींस, चाइना और ताइवान तीनों ही क्लेम करते हैं। चाइना का क्लेम यह है कि लगभग पूरा साउथ चाइना सी उसका है। हालांकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम उसके क्लेम से कयास नहीं रखते और वो जोर देते हैं कि यहां पर उनके अधिकार हैं क्योंकि वहां पर वैल्यूएबल ऑयल और गैस के डिपॉजिट्स हैं एट द सेम टाइम। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले आर्टिकल की ओर एंड दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कोऑपरेशन। चाइना ने अभी हाल ही में बोला कि वो कुछ एरियाज में अब पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे जैसे कि एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। मल्टी डॉलर सीपीईसी प्रोजेक्ट के तहत ये सारी बातें आती हैं। इसके बाद जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है चाइना पाकिस्तान की वो कमजोर होती दिख रही है। जहां पाकिस्तान कहता है कि चाइना के साथ उनकी जो रिलेशनशिप है वो हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी है, लेकिन ये और गुड़ से मीठी है। नाउ ऐसी रिलेशनशिप में ये दरार देखी जा रही है। अभी कुछ समय पहले जो चाइना के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएस में गए और उन्होंने बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यूएस और इजराइल के रिलेशंस हैं बिल्कुल वैसे ही चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस हैं। अब यूएस इजराइल के रिलेशंस बहुत क्लोज हैं। यूएसए इजराइल के साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगा जैसा कि चाइना पाकिस्तान के साथ कर रहा है। चाइना ने पाकिस्तान को डेट ट्रैप में फंसा के रखा हुआ है। एट द सेम टाइम वो मुंह पे कह रहे हैं कि हम आपके साथ इस तरीके का कोऑपरेशन नहीं करेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले तो उन्होंने ये बात बोली है यूएस में जाके। कई बार तो मतलब खुद भी लगता है कि पाकिस्तान कर क्या रहा है और वो किस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को डील कर रहा है। उन्होंने इतने एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में लॉन्च कर रखा है और चाइना उन्हें बात बात पे आंख दिखाता रहता है और वो ऐसे क्लेम करते हैं कि उनकी रिलेशनशिप बहुत क्लोज है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यूएस इजराइल की है। 60 बिलियन का जो सीपीईसी प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान से होकर गुजरता है और इस पर बहुत कंट्रोवर्सी रहती है। चाइना के जिंजियांग प्रोविंस को ये ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट कर देता है। ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है जो कि पुराने सिल्क रूट का ही एक रेप्लिकेशन है। सीपीसी में कई सारा इंफ्रा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान में ये सीपीसी प्रोजेक्ट 2013 से चल रहा है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है, इसलिए इंडिया ने इसको ऑब्जेक्ट भी किया था और ये बड़ा कारण रहा कि इंडिया ने कभी बीआरआई ज्वाइन नहीं किया। बीआरआई जो 2013 में लॉन्च हुआ, ये साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करने वाला है। नाउ 64 इकोनॉमीज
में इंडिया की रैंकिंग क्या रही वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में, ये हमारा अगला आर्टिकल है। इस पूरी रैंकिंग को रिलीज किया गया है IMD के द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये स्विट्जरलैंड का एक इंस्टीट्यूशन है। इस पूरी रैंकिंग में इंडिया की रैंक 4 पोजीशन गिर गई है, जो पिछले साल 52 थी, अब वो 56 हो गई है। स्विट्जरलैंड अगेन टॉप पे है, लग्जमबर्ग सेकंड नंबर पे है, इसके बाद आइसलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड्स का नंबर है। चाइना 41 प्लेस पे है, यूएस 15 पे, यूके 35 पे, ब्राजील 63 और मंगोलिया 64 पे लास्ट पोजीशन अवेल करते हैं। आईएमडी के बारे में बता देते हैं। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग ये बताता है कि कौन सी कंट्री अपने लोगों को टैलेंट बनाने में कैपेबल है, उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है। इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है और सभी लोग इसे अवेल नहीं कर पा रहे और इसकी क्वालिटी भी खराब है, इसलिए इंडिया टैलेंट को सही तरीके से, अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। ये दिखाता है कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैच्यूरी मिनिमम वेज और प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का क्या लेवल है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये बिजनेस एजुकेशन स्कूल है स्विट्जरलैंड में, जो ये पूरा रिपोर्ट रिलीज करते हैं। अभी देखिए, ये जो इंस्टीट्यूट है वो हेनरिक IMD सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स भी रिलीज करने वाला है। तो ये तो पूरी बातें IMD के बारे में। हमारा अगला आर्टिकल एक नई पेंगोलिन की स्पीसीज के बारे में है। पेंगोलिन एक ऐसा जीव है जो इस तरीके से दिखता है। साइंटिस्ट को पहले ऐसा लगता था कि इसकी केवल 8 ही स्पीसीज हैं, जिनमें 4 एशिया में और 4 अफ्रीका में है, लेकिन ये क्या, एक और डिस्कवर कर ली गई है जब हमने इसके स्किल्स का एनालिसिस किया उसके बाद से। और इस नई स्पीसीज को हमने नाम दिया है मैनिस मिस्टीरिया, क्योंकि ये काफ़ी मिस्टीरियस है। इसके कुछ ट्रेड्स ऐसा लगता है कि फिलीपींस और मलायन पेंगोलिन जो है, जो मलेशिया में पाई जाती हैं, लगभग 5 मिलियन साल पहले इसकी स्पीसीज इनसे अलग हो गई। पेंगोलिन की बात करते हैं। ये रात में चलने वाला बिना दांत का एक मैमल है जो कि जमीन में गड्ढे खोद के रहता है, चींटियों को और दीमक यानी कि टर्माइट्स को खाता है। ये एंट ईटर एनिमल है जिसके पास बहुत बड़े बड़े कैरेटिन के स्केल्स होते हैं। कैरेटिन एक तरीके का प्रोटीन होता है और इसी स्केल के लिए इसे जान से मार भी दिया जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि इससे दवाएं बनती हैं जिससे लोग बूढ़े नहीं होते और इससे उनकी सेक्सुअल पावर बढ़ जाती है। समझने वाली बात है कि कैरेटिन तो वही कंपाउंड है ना जिससे आपके खुद के नाखून और बाल बने हुए हैं। तो अगर आपको ऐसी दवा बनानी है तो अपने नाखून निकाल लीजिए और बनाइए दवा। ऐसे जीवों को मारने की क्या जरूरत है। ये मैमल प्लेनेट पर एक ऐसा जीव है जो अपने स्केल्स को, इसके ऊपर जो कवच है, उसे ऐसे रोल करके गोल सा बन जाता है जब कोई इसके ऊपर अटैक करता है। इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन इंडिया में पाए जाते हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। इंडियन पेंगोलिन बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में मिलता है। IUCN का स्टेटस इंडेंजर्ड है और इन्हें चाइनीज मेडिसिन के लिए हंट किया जाता है। चाइनीज पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, लाओस, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड और वियतनाम में मिलता है। हमारे इस सेशन का जो आखिरी आर्टिकल है वो इसरो के वीनस मिशन के बारे में है। इंडिया बैक टू बैक सक्सेस अचीव कर रहा है। मंगलयान, चंद्रयान, गगनयान, इन बिटवीन आदित्य L1 और हमारी तैयारी शुक्रयान के लिए है। हम इसकी तैयारी में लग गए हैं। ये ऑर्बिटल मिशन होगा जो शुक्र के चारों ओर चक्कर लगाएगा। शुक्र हमारे 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में से एक है। सबसे पहले आपको मिलता है मरकरी, देन वीनस और उसके बाद अर्थ। वीनस आप खुली आंखों से दिन और रात में देख सकते हैं और यह आसमान में चांद के बाद दूसरा सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट होता है। इसे स्टडी करने के लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है और इसका पेलोड तो तैयार भी कर लिया गया है जिसका नाम है SAR, दैट इज सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि वीनस का सरफेस कैसा है, वहां के प्लेनेट पे जो सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स बनते हैं वो क्यों बनते हैं और उनकी संख्या, उनकी जो इंटेंसिटी है वो क्यों बढ़ती जा रही है। सोलर विंड्स का इंटरेक्शन वहां कैसा होता है। शुक्रयान इन सभी की जानकारी इकट्ठा करेगा और उम्मीद है कि दिसंबर 2024 तक लॉन्च हो जाएगा। वीनस का नाम रोमन गॉडेस ऑफ लव और ब्यूटी के नाम पर रखा गया है। इसे अर्थ का ट्विन कहा जाता है इसके साइज और मास में सिमिलैरिटी की वजह से। ये सन के बाद सेकंड प्लेनेट है। साइज और मास के हिसाब से हमारे सोलर सिस्टम का छठा प्लेनेट है। और जैसा कि मैंने बताया कि चांद के बाद आसमान का सबसे चमकदार दूसरा ऑब्जेक्ट। 2 प्लैनेट्स हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, उसमें एक वीनस है और दूसरा यूरेनस। अगर आप देखो तो जो अर्थ है वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। यह हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो इसका एटमॉस्फेयर है वो सनरेज को बाहर नहीं जाने देता। इस वजह से यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। 243 अर्थ डेज में ये एक चक्कर रोटेट करता है अपने आप में। मतलब जो रोटेशन अर्थ 24 घंटे में लगा लेती है ये 243 दिनों में लगाता है। इस लिहाज से सोलर सिस्टम में सबसे लंबे समय में रोटेट करने वाला ये प्लैनेट है। 224 दिनों में ये सन का चक्कर लगा लेता है। नज़दीक है ना थोड़ा,
अर्थ का ट्विन कहा जाता है। यूएस और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज भी 2031 में प्लान कर रहे हैं इस शुक्र के या फिर वीनस के लिए एक मिशन को। चाइना का मिशन भी हो सकता है 2026-27 तक लॉन्च हो जाए। तो ये सारी बातें शुक्रयान के बारे में। आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। हेजहॉग, मर्मोट और पेंगोलिन, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए गोल सा हो जाता है, घूम जाता है, रोल कर लेता है खुद को? मैं ये तो नहीं बताऊंगा आंसर क्या है, क्योंकि वो आप बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये जीव बड़े क्यूट से होते हैं और आप उनकी इमेज देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। दैट्स जस्ट अ हिंट। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा और बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ये मजेदार था या नहीं था। तो आज के सेशन में यहीं पे रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।